नाज़रीन, प्रोग्राम आज का सेल टैक्स के ऊपर है और हमारे जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनकी तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे आमिर साहब हैं, इसके साथ सईद सिद्रा सईद साहबा और इनके साथ शफीक चावला साहब हैं। और इस प्रोग्राम जो है आज इसका जो इशू है वो सेल टैक्स है। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम यहाँ से बाकायदा शुरू करें, इसके ऊपर सवाल जवाब करें, तो हम आपको लिए चलते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि अफसर यूपी साहब ने इसके ऊपर तैयार की है और देखते हैं कि उस रिपोर्ट में माहिरीन ने क्या कहा है। पाकिस्तान में हर साल बजट पेश किया जाता है और बजट की तैयारी 6 माह पहले शुरू हो जाती हैं। हम आज पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑडिट सेमिनार में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान भर की टैक्स बार ने शमूलियत की है। सेल टैक्स बजट प्रपोजल के हवाले से टैक्स बार के ओहदेदारान क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तान में जिन लोगों की उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा है और वो उनके पास CNIC है, उनको कानूनी तौर पे पाबंद कर दिया जाए कि वो अपनी रिटर्न्स फाइल करें। और रिटर्न्स इतनी सिंपलीफाई होनी चाहिए कि उसके ऊपर जस्ट वो इनकम डिक्लेयर करें और अपना बिज़नेस डिक्लेयर करें। बिज़नेस नहीं है तो वो लिखें अदर्स में कर दें। और ये केसेस सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए जाएं और उसमें से कुछ केस जो ऑडिट के लिए सिलेक्शन हो उसमें फिर वकील आए और वो उसको जस्टिफाई करे उस डिक्लेरेशन को। इससे टैक्स का बेस बढ़ जाएगा। टैक्स का बेस बढ़ेगा तो जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर जो बोझ है टैक्स का वो कम हो जाएगा और इकॉनमी जो हमारी वो बढ़ेगी। 40 सेक्शन ये इसलिए लाया गया था कि बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया जाए सेल्स को कि क्वांटम सेल का कोई डिक्लेयर कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जब तक हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे और वो ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक 40 का और 40B का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी ये तजवीज़ है कि इस सिस्टम को थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप बजाय ये कि ऑफिसर्स की पोस्टिंग करें, अगर वहाँ पे आप कैमरे लगा के मॉनिटर कर सकते हैं तो आप, चूँकि जदीद दौर आ गया है, आप वहाँ से मॉनिटर करें। सेल टैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसका जो नेटवर्क है वो एक जैसा होना चाहिए। सेल टैक्स के कवानीन सब के लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा, इसको आसान किया जाए। इस वक्त सेल टैक्स का कानून इतना मुश्किल है कि एडवाइजर्स के लिए भी उसको समझना बहुत मुश्किल है, तो आम आदमी क्या समझेगा। लोग रजिस्ट्रेशन वास्ते जाते हैं कि मैं जी सेल टैक्स देना चाह रहे हैं, मैनू तुसी रजिस्टर्ड करो। वो वास्ते मतलब है कि हज़ार हर्डल्स पैदा कीतियां जांदियां ने। मतलब है कि फिजिकल वेरीफिकेशन है, फिजिकल वेरीफिकेशन जिहदी जरूरत बोर्ड वालों जी SOPs ने वो एक बंदे की फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं है सवाए मैन्युफैक्चरर तो, मेरे इलम के मुताबिक मैन्युफैक्चर तो फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं है। लेकिन ये महकमा जानबूझ के लोगों को ख़राब करने वास्ते का कंटिन्यूसली 1 साल में ऑडिट आ गया, उसको 2 साल का गैप देना चाहिए। पहले भी था, इसके ऊपर डिसीजंस हो चुके हैं। तो ऑडिट के हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि उसके अंदर पैरामेट्रिक हो, रैंडम हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो पाकिस्तान में जो छोटे दुकानदार हैं उनको इससे कोई कतई नज़र कि वो पैरामेट्रिक में आ रहा है या रैंडम में आ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनको चाहिए कि भाई उनकी हिस्ट्री बेस के ऊपर केस कर दें और एवरेजली जो है ना वो जल्दी डिसाइड करें। पेंडेंसी बढ़ रही है, उससे क्या होता है कि टैक्स गुजार जो है ना वो हैंडीकैप्ड है और वो ये फील कर रहा है कि मुझे जो है ना टैक्स के जो लॉयर्स हैं और टैक्स के ऑफिसर्स हैं दोनों मिलके मुझे जो है ना हरासमेंट कर रहे हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उनके जो केसेस आ जाएं जिनकी एक हिस्ट्री बेस्ड जो उनको 3 साल के एवरेज लगा के उस पर 5 से 10% के ऊपर इनकम बढ़ा के टैक्स कर दिए। हर साल जो एक्सटेंशन होती है टाइम की, ये ख़त्म हो जानी चाहिए और प्रॉपर 30 जून तक डिपार्टमेंट को अपना सॉफ्टवेयर जो है उनको अपडेट कर लेना चाहिए। उसके बाद हर 15 दिन के बाद जो अपडेशन वाला सिलसिला इसको फिल फॉर ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि टैक्स प्रैक्टिशनर्स को, एडवोकेट्स को प्रॉपर टाइम मिले कि वो अपने रिटर्न्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करें और लास्ट डेट तक लोगों को प्रॉपर गाइड करके रिटर्न्स फाइल कर सकें। सेल टैक्स की शरह को डाउन किया जाए, एक स्टेज पे सेल टैक्स चार्ज किया जाए 17% या 16% की बजाय 4% 5% वो सेल टैक्स चार्ज किया जाए। इससे नंबर ऑफ सेल टैक्स पेयर वो भी बढ़ेगा और लोगों का जो इतना ज़्यादा बोझ है और जो महकमे का बहुत ज़्यादा हवा है रिश्वत
का चलन आम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। रिफ़ंड का मसला ख़ास तौर पे उतनी सेल टैक्स की कलेक्शन नहीं होती जितना कि सेल टैक्स का रिफ़ंड ये जारी करते हैं। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है उसको एक तो बेहतर करें, उसके अंदर ये है कि जी जो लिमिट है उसको इन्हांस किया जाए, और स्पेशली जो सेल टैक्स का ऑडिट है जैसे कि कहा गया है कि जी 25 आता है, 38 आता है, इन्वेस्टिगेशन का जो इश्यूज़ हैं उनको ओपन किया जाए। मेनली सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो ऑडिट का रिजीम है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं देखते। तो ऑडिट का जो रिजीम है उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो ख़ास तौर पे 38 के हवाले से हमारे यहाँ लाहौर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों के ऊपर रिट्स वगैरह हुई हैं, तो इसको एड्रेस होना चाहिए। उसके अंदर कानून साजी की जाए कि जी 38 जो है उसकी जो एम्बिग्विटीज़ है उनको रिमूव किया जाए। और एक ज़रूर मैं वजाहत करना चाहूँगा, सेल टैक्स से हट के बात है कि कोई भी कानून साजी की जाए उसके अंदर जो रूल्स हैं, खा वो इनकम टैक्स के रूल्स हैं या वो सेल टैक्स के रूल्स हैं, उनकी अपडेशन बड़ी ज़रूरी है जी, इस पे काइंडली गौर किया जाए। आज हमारा पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन का ऑडिट पर सेमिनार था जिसमें मेंबर ऑडिट सीरत साहबा आई थी और उसके बाद चीफ कमिश्नर और दूसरे कमिश्नरान भी आए थे। हमने मेंबर साहबा को ये प्रपोजल दी है कि आप ऑडिट को सहल और सादा बनाएं और लोगों को फैसिलिटेट करें। लोगों को ऐसे ही होता है जब किसी का केस आ जाता है तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया है, तो ऐसा सिस्टम करें जिससे लोगों से मुनासिब टैक्स लिया जाए और लोग जो टैक्स दें और इस तरह करप्शन को रोका जाए। हर आरटीओ में चीफ कमिश्नर के सरपरस्ती में एक कमेटी बने एंटी करप्शन, जिसमें सीनियर वकला, चैम्बर के मेंबरान और उसके सिविल सोसाइटी के मेंबरान वगैरह हो। इस तरह हर आरटीओ में अगर एंटी करप्शन कमेटी होगी, इनसे इंशाअल्लाह ताला करप्शन को काफ़ी रोकथाम हो। अमेंडमेंट को हमने चैलेंज किया हुआ इंशाअल्लाह ताला, और वो आई होप कि ये आर्टिकल 90A के खिलाफ है। आर्टिकल 90A ये कहता है कि हर शख्स को इन्फॉर्मेशन का हक है कि उसको इन्फॉर्मेशन इतला दी जाए। इसमें तो बहुत बड़ा हक है कि एक इन्फॉर्मेशन, एक पैरामीटर मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने और मुझे पता ही ना हो कि मैंने क्या जुर्म किया है, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है। याद नबी अल्लाह ताला ने भी शैतान से कहा था कि सजदा करो अदरवाइज मैं आपको ये सजा दूंगा। अल्लाह ताला ने 2-3 दफ़ा उसको कन्फ्रंट कराया था, और ये इस्लाम के भी खिलाफ है और फंडामेंटल राइट के भी। वहाँ चीफ कमिश्नर आए हुए थे गुजरांवाला के, उसने एक बड़ी अच्छी बात कही हबीबुल्लाह साहब ने। उसने कहा कि मैंने 26,000 नए केसेस डिटेक्ट किए हैं। 26,000 नए केसेस डिटेक्ट करके मैंने इतना बजट अचीव किया है कि FBI ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भेजा है। और यही बात हम शुरू से कहते हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं और टैक्स नेट को बजाय इस साल को ब्रॉडनिंग टैक्स बेस का साल करार दें। कोई ऑडिट ना हो, कोई अदर कार्रवाई ना हो, कोई और चीज़ ना हो, तमाम लोग सिर्फ ब्रॉडनिंग टैक्स बेस पे लग जाएं, तो मुझे यकीन है हमें कम से कम 1 करोड़ के करीब टैक्स गुजार पैदा किया जा सकता है इस पाकिस्तान को। हुकूमत को आसानियाँ देनी चाहिए, तो चूँकि ये पब्लिक का हक होता है, पब्लिक जब भी ये ऐसे मौके आते हैं तो अवाम की तरफ देख रही होती है, और जब भी ये मामलात हल हो जाते हैं इनको हमारी ज़रूरत पड़ जाती है। जब इनको ज़रूरत होती है ये हमारे पीछे पीछे फिरते हैं, उसके बाद हम इनके पीछे पीछे फिरते हैं। अगर आपने टैक्स पेयर की तादाद बढ़ानी है तो सर्कल सिस्टम को वापस लेके आए, कंपोजिट यूनिट्स को वापस लेके आए। ये जो आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं ये सबसे बड़ी रुकावट हैं हमारे टैक्स निज़ाम की ब्रॉडनिंग में। दूसरी बात ये मैंने इनसे कही थी कि कॉलेजेस के सिलेबस में इन लेक्चर्स का एहतमाम किया जाए और सिलेबस में टैक्स का जो मजमून है इसको शामिल किया जाए, बेशक वो 2-2 सफ़ात पर मुश्तमिल क्यों ना हो। माहिरीन का कहना है हुकूमत टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा करने की बजाय आसानियां पैदा करे और सेल टैक्स के रेट कम करके और सबके लिए एक जैसे रेट मुकर्रर करे ताकि टैक्स नेट और टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। प्रोग्राम टैक्स और आवाम के लिए कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल अय्यूबी, लाहौर। जी जनाब नाज़रीन, अब बात करते हैं, हमारे जो गेस्ट बैठे हैं इधर, तारफ़ इनका हो चुका है। अब आप देखें जी कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी आज मुफस्सल और बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इसमें मैंने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो माहिरीन हैं पाकिस्तान के, उसमें से मसलन है कि एक हैदराबाद के थे, फिर गुजरांवाले के थे, फिर लाहौर के भी थे, फिर इसमें उकाड़े के भी थे, और सबसे ज़्यादा कि जो पाकिस्तान के जो टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी, उन्होंने भी बात की है। तो तकरीबन सब ने एक ही बात किया। ये आपसे सवाल है कि एक ही बात की है कि जी उन्हें तकलीफ़ बहुत है, उन्हें मतलब है कि कोई जो सिस्टम है ना वो ऐसा इन्होंने नहीं बनाया हुआ सेल टैक्स के बारे में, तो उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, फिर रेट्स में फ़र्क है, फिर और बहुत सारी उन्होंने बातें की है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मैं उनकी बातें मैंने सुनी है, अच्छा उनकी राय तो बहुत अच्छी है,
ایک بات ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کو آسان بنا دیں، آسان بنا دیں. دو چیزیں ایکچولی اس میں مکس ہو رہی ہیں. ایک اس میں جہاں پر قانونی طور پر فلاح ہے، ایک اس کی بات ہو رہی ہے. دوسرا جو ایٹیٹیوڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن وہ کہیں چھپا چھپا ڈسکس ہو رہا ہے. زیادہ اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ ایٹیٹیوڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. وہ لا کے اندر تو ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی اس کو اپنی فیور میں استعمال کر رہا ہے، کوئی اس کو اپنے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ اور کنسلٹنٹس اور ٹیکس پیئرس، یہ ان تینوں کے درمیان ایک ایسی گتھی ہے کہ جس کو ہم سارے چاہ رہے ہیں کہ یہ آسانی سے سلجھ جائے. تو یہ وہ اس طرح کی گتھی نہیں ہے کہ جو آسانی سے سلجھ جائے، باتوں میں ہی سلجھ جائے. چلیں اب ان سے سوال کرتے ہیں، ایک بات پوچھتے ہیں چاولہ صاحب سے، شفیق چاولہ صاحب. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جو صحیح سیل ٹیکس ہے اس کی صحیح تشریح کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ میرے ذاتی طور پہ اور پچھلے ایک جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں اس بات پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم نے یہ ٹیکس کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے اور کن لوگوں سے کرنا ہے. اگر ہم دنیا کی بات کریں تو امریکہ میں یہ ٹیکس ریٹیل بیس پہ لیا جاتا ہے، سنگل جگہ پہ وہ ٹیکس لیتے ہیں. ہمارے ہاں اس کی مختلف طریقے کے ساتھ ہم کلیکشن اور مختلف ریٹ کے ساتھ کلیکشن کر رہے ہیں، جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے جی، اور ایس آر اوز کے ذریعے اس کو مزید مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ڈالا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لا کو آسان کیا جائے اور سنگل سٹیج پہ اس کی کلیکشن کی جائے، چاہے وہ امپورٹ سٹیج ہے چاہے وہ مینوفیکچرنگ سٹیج ہے. آپ کے خیال میں کہ اس کی تشریح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک آسان نہیں ہے اور سنگل سٹیج پہ نہیں ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا سدھا صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیونکہ لیڈی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ کا تعلق ہے، آنا جانا رہتا ہے عورتوں کا، اس سے آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اب میں نے سنا ہے کہ جو پی آر اے پاکستان ریونیو اتھارٹی جو ہے سروسز کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، سیل ٹیکس ہے، جو سروسز بیچ رہے ہیں اور وہ بیچتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 5% ٹیکس ہم ان کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دو تھوڑی سی کنڈیشن لگائی جا رہی ہیں. یہ بعد میں آپ کے لیے بھی سوال ہوگا، آپ کے لیے بھی 2 کنڈیشن لگائی جا رہی ہیں. وہ یہ کہ 5% تو ہم لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ہمارا آلہ ہے جو کہ بیمس کلائے گا، بیوٹی پارلرز انوائس مانیٹرنگ سسٹم، وہ لگائیں گے تاکہ ہم آپ کو یہ کر سکیں، پھر ہم 5% کرتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کرتے. دوسری جو شرط انہوں نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ان پٹ ہے، چلو ان پٹ کی چھوڑ دیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 5% ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں کہ یا 16-17% اب وہ آپ کے لیے ایزی ہے دینا؟ obviously 17% پے کرنا is a tough job، ٹھیک ہے. ایز اے کلائنٹ آپ بات کریں کہ آپ کلائنٹ جا رہی ہیں، ایز اے کلائنٹ اگر میں جا رہی ہوں، آپ جو آنر ہیں اسے اگر 17% چارج کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا کنزیومر سے دیکھیں، وہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ جو اینڈ کنزیومر ہوگا نا، پے وہی کرے گا، کیونکہ جو آنر ہے وہ اپنی ساری کاسٹ ڈال دے گا کنزیومر پہ، ٹھیک ہے. کنزیومر جو فائنل کنزیومر ہے، جو سروسز لے رہا ہے، سیلز ٹیکس اس پہ اگر 17% امپوز کیا ہے تو اس نے اپنے سارے ایکسپینسز نکال کے، ٹھیک ہے، اپنا پروفٹ ایک کنزیومر سے ہی چارج کرنا ہے. تو اگر اس کو 5% کیا جائے تو یہ بینگ اے فیمیل، ہم خواتین کے لیے یہ چیز ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر جو کاسٹ ہے وہ ہر آپ سمجھتی ہیں کہ 5% ہونا چاہیے؟ ٹھیک، آپ کا خیال ہے. ناظرین اس وقت بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اچھا جی، دوبارہ بات آپ سے کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں محترمہ، کیونکہ ایز اے کسٹمر کہ جی 5% بہتر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟
देखें 5% ये रेट डिफरेंट क्यों है? रेट ये देखें, इसमें 2-3 चीज़ें ना मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 हमारे बलोचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड में रेट का डिफरेंस है। जब यहाँ पर 16 था वहाँ 14 था, इसी तरह से KPK में उसका रेट डिफरेंट था। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इसको ये डिफरेंस क्यों है। चलें, अगर कोई बहुत वजूहात होंगी, कुछ प्रोविंसेस के अंदर अपनी वजूहात होती हैं, कहीं पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, कहीं से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ये एक अलग बातें हैं। अगर उन्होंने कर भी दिया था, अब ये दूसरी बात आती है आपकी कि जी इन्होंने 5% किया जी, और 5% के साथ उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अब यहाँ पर देखिए, रेट का कम होना ये एक अच्छी चीज़ है जी। इसमें तो किसी जगह पर भी आप ये नहीं कह सकते कि जी इसमें जो है ना किसी साइड पे कोई बुराई है, लेकिन इसमें एक चीज जो है, देखें आप 5% उसको दे रहे हैं कि जी 5% रेट है, साथ ही आपने उसके इनपुट डिसअलाउ कर दिया। जो लोग इंपोर्टेड आइटम्स ले रहे हैं या उसके अंदर ज्यादा जो कंजम्पशन है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी की है। ब्यूटी पार्लर्स में जो बड़े ब्यूटी पार्लर्स हैं, छोटे ब्यूटी पार्लर्स की तो हम बात नहीं करते, अब उसमें ज्यादा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की है, वो उसका जेन्युइन उसका एक्सपेंस है, और वो भी तो सेल टैक्स में ही जा रहा है ना। वो डिसअलाउ कर दिया, देखें ना उसका जो सर मैं बताता हूँ ना सर, मैं वो इनकम टैक्स में जा रहा है। नहीं, इनकम टैक्स एक अलग इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स वो अलग दे रहा है, सेल्स टैक्स अलग दे रहा है, इनपुट की नहीं, सेल टैक्स तो वो फेडरल और प्रोविंशियल नहीं देगा, ऑनर तो देगा ही नहीं ना, वो तो कस्टमर देगा। सर बिजली के बिल में लग के आता है ना, ब्यूटी पार्लर जो बिल आ रहा है उसकी एडजस्टमेंट तो अलाउड है ना, अंडर द लॉ। FBR और PRA या दूसरे प्रोविंसेस हैं, उसका एक अपना SRO है, उसका नोटिफिकेशन है कि जी आप उसका इनपुट ले सकते हैं, इसी को उन्होंने डिसअलाउ किया ना। चावला साहब से पूछ लेते हैं। चावला साहब ये बताइएगा कि अभी एक बयान रहमतुल्लाह वजीर जो उनके मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका में या दुनिया में दूसरी जगह पे 12% रेट है, पाकिस्तान का जो 17% है, तो ये 12% होना चाहिए। ये मुझे बताइए कि ये आज क्यों सोच रहे हैं? इतना अरसा हो गया है, क्योंकि रेट 5%, फलां का 5%, जैसे शादी घरों में 5% लगा दिया वहाँ, ये इनकी अपनी चॉइस क्यों होती है? एक फार्मूला होना चाहिए जिससे मॉनिटरिंग करें या ना करें, वो एक अलग इशू है, जरूर करें, हर एक करते हैं, लेकिन ये क्या हुआ है कि रेटों में इतना फर्क क्यों है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इसमें मेरी वैसे ज़ाती तौर पे ये राय है कि हमारे यहाँ पॉलिसी जो बनाते हैं, एक तो वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको इकोनॉमिक्स का और हमारे मुल्क की जो ज़रूरियात का बिल्कुल कोई मलूज़ खातर उसको नहीं रखते। इनकम टैक्स हम उसकी जो खसूसियात हैं वो डिफरेंट है, और सेल टैक्स की खसूसियात डिफरेंट है। सेल टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, जो कि पूरी तरह इकोनॉमी को रिग्रेस करता है, वो डालता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मेरा ज़ाती तौर पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने, जिन कौमों ने तरक्की की है, और वहाँ जो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसकी शरह को कम रखते हैं वो, और इसको सिंगल डिजिट होना चाहिए, और इसके बनिस्बत अपने जो टैक्स बेस है उसको बढ़ा के इनकम टैक्स से इसको रिकवर किया जाए लोगों से। सीधा साहब आप हमें बताइएगा, सिंगल डिजिट होना चाहिए या ज़्यादा, इसको 12%, 13% किसी का कुछ है, यानी एक ही मुल्क में जो सूबे हैं, सूबों का आपस में सूबे ही एक फॉरम पे नहीं आते, ठीक है। कोई कहता है जी पंजाब में ज्यादा होना चाहिए, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए। जब तक हम लोग एक पॉलिसी पे अपनी ही यूनिटी शो नहीं करेंगे, अभी आपने ही बात की अमेरिका में 12% टैक्स है, ठीक है, हमारे मुल्क में सेल्स टैक्स 17% है, ठीक है। यहाँ हमारी जो लिविंग जो 18 करोड़ अवाम है, ठीक है, वो पॉवर्टी रेशो 60% से अबव है, ठीक है। हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स पे किसने करना है? एट द एंड ऑफ द डे फाइनल कंज्यूमर ने करना है, ठीक है। आपने अभी एक ब्यूटी पार्लर की बात की कि वहां 5% होना चाहिए या 17% होना चाहिए। मैं खातून हूं, मैं यही बात कहूंगी, नहीं 17% नहीं 5% होना चाहिए। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हूं ना, अगर मैं पाकिस्तानी हूं, तो पाकिस्तानी होते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, रोटी,
ठीक है, हमारा खाना ऊपर ना टैक्स उन पे कम से कम टैक्स जो ये आम आदमी को पे करना पड़े उस पे ना ये लोग टैक्स लगाएं, क्योंकि ये जो पॉवर्टी, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, 60% से भी बिलो ये जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें जो सेल्स टैक्स है वो इस चीज पे कम करना चाहिए। आमिर कदीर साहब, ये बताइएगा कि रेट की बात तो काफी हुई है जी, कम हो या ज्यादा हो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जो पैसे जो लेने होते हैं सेल टैक्स के, ये डायरेक्ट कंज्यूमर देता है। इसमें जो टैक्स पेयर है वो तो एक अमानतकारी का वो सबूत देता है, जमा करता है, तो उसमें जमा कलेक्शन करने में उसको क्या मसले हैं, गवर्नमेंट से क्यों वो मतलब है कि ज़्यादा डिपार्टमेंट से नाला है, उसकी क्या वजह? मुझे ये बताइएगा कि इसमें करप्शन जो है क्या टैक्स वाले कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले कैसे कर सकते हैं करप्शन, क्योंकि वो तो पैसा तो इनके पास आता है। देखिए ना, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत आपका सवाल है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंट है बेसिकली तो वो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, उसको तो हुकूमत ने एक अपना अमानतकार रखा है कि जी आपने ये पैसे कलेक्ट करके मुझे दे देना है। उसको प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो मार्केट में बैठा है, उसके पास सेल्स टैक्स नंबर है या उसके पास नंबर है, वो कलेक्टिंग एजेंट है, और जो बंदा नहीं है वो तो विदाउट सेल टैक्स किसी बंदे को, अभी जैसे ये मैडम ने बात की कि जी एंड यूजर नहीं देना है ना उसको, तो एंड यूजर एक बंदा जाता है उसके पार्लर पे जा रहा है या उसकी शॉप पे जा रहा है या उसकी फैक्ट्री में जा रहा है, तो उससे वो कहता है कि जी आप मुझसे 30 रुपए में ले लें, उसके अंदर इंक्लूड करके अगर उसको वो पड़ता है वो 35 में देता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एजेंट है। अब उसको वो करने के लिए क्या करता है कि अपनी कास्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है कि वो FBR से या किसी ऐसे बंदे से मिलके उसमें कोई मशवरा करता है। FBR वाले खुद ही मशवरा दे देते हैं। क्या वो मशवरा क्या देते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वो मशवरा ये देते हैं कि अभी आजकल जैसे अभी तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वालों ने कहा कि जी हम इसका इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जबकि फेडरल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इनवाइस मॉनिटरिंग का, तो कहीं किसी जगह पर भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। बस उसमें ये होता है कि जी आपके पास इनवाइस होनी चाहिए, वो लोगों से इनवाइस लेते हैं। होता क्या है, 10 दिन की सेल शो करते हैं, 20 दिन की सेल उसमें से जो है ना वो हज़फ कर जाते हैं, लोगों से 30 दिन के पैसे लेते हैं, 30 दिन की कलेक्शन करते हैं, 10 दिन के ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, 20 दिन का जो टैक्स कलेक्ट किया होता है उसमें से 10 दिन का महकमा खा लेता है, 10 दिन का बंदा खा लेता है। वो शुरू से लेकर अभी तक आप यकीन जाने कि लोगों का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से इतनी कमाई नहीं है जितनी वो सेल्स टैक्स की कमाई खा रहे हैं। ये सिस्टम की खराबी है जी, सिस्टम की खराबी है। ये आप मुझे बताइएगा चावला साहब, क्योंकि ये जो फरमा रहे हैं आप इत्तेफाक करते हैं कि तो ये एक सिस्टम में खराबी है, ये इंसानों की अपनी ज़ाती तौर पर उसकी एजुकेशन पे या उसकी ट्रेनिंग पे या कलेक्टर एजेंसी की ट्रेनिंग पे या इकोनॉमी एक एज ए होल डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, इकोनॉमी एज ए होल ज़रूरत है पैसों की, उससे थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन असल जो काम है वो अगर आप उसे कलेक्ट करते हैं तो वो जमा करवाएं। दूसरा, पैसा जो तक कमाई का फ़र्ज़ करें आज अगर ज़ीरो हो जाए सेल टैक्स जैसा कि पहले था, क्या ये खराबियाँ वहाँ उस वक्त नहीं थी? अब तो एक हिस्सा आया उसका सिर्फ कि जी ये उसके ऊपर जो कि कंज्यूमर देगा, वो सिर्फ एक कलेक्ट कर रहा है और वो भी ऑनेस्टली नहीं कर रहा। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? इसमें आमिर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जी, आमिर साहब, जब इनवाइस को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, जब इंपोर्टर का ऑडिट नहीं किया जाएगा, ऑडिट इंपोर्टर का अगर नहीं किया जाएगा और इनवाइस को मॉनिटर नहीं किया जाएगा, स्पेशली इंपोर्टर का इनकम टैक्स का ऑडिट, तो मेरे हिसाब में जो इस वक्त हम जो परेशानी फेस कर रहा है मुल्क टैक्स कलेक्शन के हवाले से और टैक्स मॉनिटरिंग के हवाले से, वो ये है कि हमारा इंपोर्टर माल मंगवाता है और वो इनवाइस बेचता है। सेल ऑफ इनवाइस को FBR के पास रोकने के लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जी जी, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सेल टैक्स की कलेक्शन अच्छी हो तो हमें इंपोर्टर का जो है वो ऑडिट में इनकम टैक्स में लाना चाहिए, उसके खाते उसके हिसाब लाने चाहिए। उसी सूरत में हम सेल टैक्स में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। चले, इस वक्त ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। नाज़रीन, वेलकम बैक। जी आमिर साहब, आप मुझे ये बताइएगा
کیونکہ سیل ٹیکس کی جو بجٹ پرپوزلز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل کہ وہ جی میں بتاتا ہوں. جی اس میں سر میں اپنا آپ سے عرض کروں, یہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں انوائس مانیٹرنگ سسٹم کی, اگرچہ گورنمنٹ نے یہ جو ابھی جو نیا سسٹم جو متعارف کرایا ہے انوائسنگ مانیٹرنگ سسٹم کے حساب سے FBR کا جو ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ یونٹ کے اوپر بیٹھ کے کوئی انوائس مانیٹرنگ سسٹم ہو رہی ہے, وہ اپنے سسٹم میں بیٹھ کر انوائس مانیٹرنگ کر رہے ہیں. لائک اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ بائر ہیں, میں سیلر ہوں, تو دونوں کا جو کلیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملنا ضروری ہے. انہوں نے FBR نے اپنے کنٹرول میں رکھ لی کہ آپ اپنی انوائس فیڈ کریں گے, میں اپنی فیڈ کروں گا, دونوں اگر ملیں گی تو پھر اس کا مجھے کریڈٹ ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک پیپر ورک ہی ہے, یہ پریکٹیکل ورک نہیں ہے. فزیکلی تو کوئی جا کے نہیں دیکھتا کہ یہاں پر ان سے کوئی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, جو کہ ایک کنڈیشن ہے لا کی. نمبر 1 یہ. دوسری بات ایک اور ہے کہ ابھی جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ جب تک FBR اس کو اس میں فیڈ نہیں کر دیتا یا اس میں اپنے سسٹم میں شو نہیں کر دیتا, مجھے اس میں ہرڈل آ جاتی ہے. سم ٹائم آپ سے کلیریکل مسٹیک ہو گئی. پرپوزل کیا ہوئی؟ ہاں جی پرپوزل کیا ہوئی؟ پرپوزل یہی, میں پرپوزل کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ یہ جو اس میں یہ جو فلاز ہیں, جو پرابلم ہے, اب الیکٹریسٹی کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ میں نے اس مہینے میں اپنا وہ اس کے اندر کریڈٹ جو میں نے اس کے اندر ان پٹ لیا ہے وہ سسٹم شو ہی نہیں کر رہا ہوتا, مجھے 2 مہینے میں جانا. ان کو یہ سسٹم جو ہے یہ اپ ڈیٹ کرنا ہے. اگر یہ سسٹم ان کا پرپوزل یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے یہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کریں, یہ پیپر ورک سے نکال کر اس کو کوئی فزیکلی بھی اس کو جو سسٹم میں لے کر آئیں. نمبر 1. نمبر 2 میری جو پرپوزل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹ 16-17% جو ڈیفرنٹ ریٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں, لوگ چوری کا راستہ انوائس کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں. ریٹ جیسا کہ انہوں نے اپنا پروونسز میں کیا ہے کہ اس کا ان پٹ ڈس الاؤ کر کے ریٹ کم کر دیا ہے, تو اس سے بھی جتنے پیسے لوگوں نے اس پہ لگانے ہیں تو اس کا ریٹ ہی کم کر دو بھائی. اچھا چاولہ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ پرپوزل میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ریٹ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ان پٹ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ وہ ایک پرابلم ہی نہ پڑے؟ میرے اسے پرابلم نہیں آ جائے گی بہت سارے لوگوں بالکل پرابلم آئے گی. میں یہ بجٹ میں یہ پرپوزل دینا چاہوں گا کہ ریٹیل بیس ٹیکس لگانا چاہیے, ان کو میکسیمم ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا چاہیے, اور اس میں جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے 20,000 اور 50,000 والی وہ ختم کر کے اس کو اسٹیٹ 2%. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ دونوں حضرات اور تینوں سزا صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ اس میں کمی ہونی چاہیے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف سنگل, جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ سنگل ایک جگہ پہ ٹیکس لگ جائے, جی صرف ایک بندے کے اوپر, اور وہ سارے جتنے بھی ہیں, مثلا ہے کہ بھی ایک سیل ٹیکس لگا دیا جائے سے 20% سیل ٹیکس لگا دیا جائے, اور وہ مزدور پر بھی ہو, وہ رکشے والے پہ بھی ہو, وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو, وہ جو بیچ رہا ہے وہ بھی اپنے پیٹرول وہ بھی ہو, اور جو ریٹیل کر رہا ہے وہ بھی ہو, اور اس کے علاوہ جو اوپر جتنے بھی ہیں, دیکھیں نا یہاں 20% کر رہے ہیں کہ آپ جو چیز خریدیں گے اس کا آپ ٹیکس دیں گے. اگر آپ بوسکی خریدیں گے تو بوسکی کا ٹیکس دیں گے, گاڑی خریدیں گے تو گاڑی کا ٹیکس دیں گے, کوک خریدیں گے تو کوک کا ٹیکس دیں گے. یہ ریٹیل کے اوپر ہے. اس کے بعد وہ جو ڈیوٹیز ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی. سسٹم آپ جیسے آپ نے فرمایا, میرا خیال آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ ٹیکس ہو وہ 20% ہو, اور اس کے بعد گورنمنٹ اس کو دے, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ گورنمنٹ کا دے. میں صرف سیل ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. سیل ٹیکس کو صرف ایک جگہ 20% کر دیا جائے, اور اس کو پان خریدتا ہے تو پان کے بھی ہو, اور اس کو کیسے انٹیکٹ کرنا ہے, کیسے کلیکٹ کرنا ہے. اتنی فوج ظفر موج ہماری ہے ٹیکس والوں کی, کیا یہ صرف اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کریں گے؟ باہر نکلیں, افسر ہیں, سو واٹ, ان کو گاڑی ملتی ہے, ان کو اور دی جائے, باہر جائیں, دیکھیں کیا ہے. اور جو یہ ٹوکن یہ نہیں لیتا, یہ سارے کا سارا, اگر میں ایک دکان فرض کرو, میری جو تھیری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دکان پہ میری دکان ہے, اس پہ میں کچھ چیزیں بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے,
اس کے اوپر میری جو بھی کاسٹ ہے اس کا منیمم سے لے کے میکسیمم تک میں ٹوکن رکھوں اور جو پہلے اسٹیٹ بینک میں جمع ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر آپ آتے ہیں, آپ آتے ہیں, جو خریدتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی یہ بھائی آپ کا اس کی قیمت ہے 100 روپیہ, یہ اس کا 20 روپیہ 20% جو ہے, جی جی, یہ ٹوکن بھی آپ کو دے رہا ہوں, 120 مجھے دے دیں, 120 مجھے دے دیں, 120 تو میں کرا چکا ہوں, میرے پاس ٹوکن پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ بھی اور آپ بھی پلیز آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی, میں ریٹیل ٹیکس کا زیادہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ ریٹیل ہی ہے, ریٹیل ٹیکس پہ, اور اس باقی ساری ڈیوٹیز ختم. جی جی, ساری اوپر جو بھی ہے. اور ایک تو یہ سمپل ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, جو ہے نا یہ آپ کی یہاں سے یہاں آئے گی, پرائس ختم ہو جائے گی, اور جو درمیان میں لوٹ سیل لگائی ہے ویٹ کے نام پہ وہ ختم ہو جائے گی. جی, سنگل ٹیکس ہوگا, گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ آئے گا, ریونیو پہلے جائے گا ایڈوانس, اور سمپلسٹی آ جائے گی اس میں. اور اس سسٹم سے اگر دیکھیں اب اتنا وہ لگاتے ہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو 100 کروڑ روپیہ آئے گا. بالکل, یہ تو آپ گارنٹی دے رہے ہیں نا. نہیں, سسٹم وہ رائج کریں گے. سسٹم رائج کیسے ہوگا سر؟ سسٹم کے ایگزامپل موجود ہے امریکہ میں ریٹیل بیس ہے. نہیں, یہ بھی یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہے, ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, لیکن ان پڑھ والی حرکتیں ضرور اس ٹیکس میں بھی تو وہی بات ہو رہی ہے نا, اس سسٹم میں بھی سنگل سسٹم ٹیکس. اگر اتنی چیزیں اور ڈیوٹیاں بڑھ گئی ہیں, میں کہہ رہا ہوں 20% سے ایک فائدہ, جیسے انہوں نے کہا. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ سر دیکھیں, قباحتیں ہوں گی, وہ نکل جائیں گی. سسٹم ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو میں ایسا کوئی اگر پروگرام ہوا تو میں آپ کو قاعدہ طور پر امپاسبل نہیں ہے. یہ دنیا میں رائج وقت ہے نا. دیکھیں اب اس میں پرابلم کہاں پہ آتی ہے, یہ سمگلنگ کے جو ہے وہاں پہ اتنی بڑی پرابلم ہے, کسٹم کے اندر اتنی پرابلم ہے, مال ابھی تک چائنا بارڈر سے بے بہا آتا ہے. ایک کنٹینر آتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, ایک کنٹینر آتا ہے آفیشلی, باقی سب. میں آپ سے عرض کروں, جو میں نے آپ کو سسٹم دیا ہے اس میں تو میں کہتا ہوں نہیں, وہ جو ہے نا جہاں سے بھی آئے گا وہ پیڈ, وہ زیرو ہے. وہ زیرو ہے, نو ڈیوٹی ایٹ آل. جب وہ بکے گا, جب وہ مال ڈیوٹی ہونی چاہیے, ڈیوٹی ہونی چاہیے ان آئٹمز پہ جو لگزوریس آئٹم ہے. نہیں سر, اس میں پھر وہ کچھ ہو, ہماری انڈسٹری سر ہم آپ کو گارنٹی جو دے رہے ہیں کہ جی اتنا آ رہا ہے, وہ بات آپ کی یہ 100 شاید پھر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ. ایک سیکنڈ, اگر آپ کا کسٹم ادارہ نہیں ان کو روک سکتا, اب بھی نہیں روکتا کہ اس میں 1000 آ رہے ہیں, جب بازار میں بکے گا اس کا تو 20% دے گا ٹیکس. بالکل دے گا, کیونکہ وہ جو بیچے گا اس سے پہلے جمع کرا دیا ہوا ہے. میں تو یہ کرا رہا ہوں, وہ آ جائے, اگر نہیں روک سکتے تو آ جائے اس میں. ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ہر جگہ تو آپ نے نہیں نہ ہونا, یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بہت پازیٹیو سٹیپ ہے, اگر ہو جائے تو, اگر ہو جائے تو بہت پازیٹیو نہیں ہو سکتا. جہاں فوج ہے, جہاں ظفر موج ہے, جہاں پر ایف بی آر ہے, اور ایف بی آر کے سارے ماشاءاللہ بڑے سی ایس پی آفیسر ماشاءاللہ بڑے بڑے لائق ہیں, سب ہے اس ملک میں, سب ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نظام کون تبدیل کرے گا, کوسچن یہی ہے نا کہ سب ہے, سسٹم کیسے ہم چینج کریں گے. دیکھیں پالیسیز, ابھی دیکھیں ہم نے رپورٹ کی بات کی نا, وہ چینج کرتا ہے جس کے ہاتھ پاور ہوتی ہے. تو پھر پاور والے کیا کر رہے ہیں, پاور والے کیا کر رہے ہیں, یہ ہم بیٹھے ڈسکشنز کر رہے ہیں. پاور والے جہاں ان کی پاور استعمال ہو سکتی ہے وہ مشکل ہے, لیکن وہ اپنے اچھے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو تھا نا سنگل کا, وہ مجھے تھوڑا سا کلک کر گیا. میں آپ کو ہونا تو یہی چاہیے, ہونا یہی ریٹیل بیس ہونا چاہیے, ریٹیل بیس ہونا چاہیے, ریٹیل بیس ہونا چاہیے, اور سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے. جی, ریٹیل بیس ہونا چاہیے اور سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے. اس سے ہماری پالیسیز زیادہ بہتر ہو جائیں گی. ایگزمپشن جتنی بھی ہیں ان کو ختم کر دیا. چلے, اس وقت اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو آپ کا بہت شکریہ اپنے عامر صاحب, سدرا صاحبہ اور شفیق چاروا صاحب, بہت مہربانی کی آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہماری ساری بحث سنی اس کے اوپر کہ ٹیکس کیسے کم کیا جائے, اور سیل ٹیکس جو ہے نا بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ عوام کے اوپر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے فائنل کنزیومر دیتا ہے. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.